गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज सेशन चल रहा है साइंस का। साइंस में बायोलॉजी देख रहे हैं, जैव प्रक्रम चैप्टर 6 है ये। जैव प्रक्रम के चार प्रक्रम पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन में से 2 तो हो चुका, पोषण और श्वसन। अब हम लोग आके परिवहन में अटके हुए हैं। परिवहन हमारा चल रहा है और ये परिवहन है क्या, परिवहन किसे कहते हैं, परिभाषा की बोर्ड पर लिखा हुआ है। और इस परिभाषा के अनुसार बताया गया कि उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना। उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के कोशिका के कौन से हैं? ऑक्सीजन और अनेक पोषक तत्व, अनेक प्रकार के हार्मोन्स, ठीक है, अनेक प्रकार के तुम्हारे और भी उपयोगी पदार्थ जो रुधिर में के साथ मिल करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है। माने रुधिर क्या करता है कि उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से प्राप्त करके, अब उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से कहाँ से मूल स्रोतों से प्राप्त करते हैं? जैसे कि रुधिर क्या करता है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद अमाशय से बहुत सारे पोषक तत्व जिसको विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल वसा प्राप्त करता है। नहीं, इन सब चीज़ों को ले करके वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है, जहाँ टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति होती है, जहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होता है और कोशिकाओं का विकास होता है। वहाँ जाने के बाद फिर अपशिष्ट या अनुपयोगी पदार्थ बनता है। ऊर्जा प्राप्ति के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है, वही रुधिर फिर उसको उठा करके अपने साथ अपने गंतव्य स्थानों तक ले आता है। कहने का मतलब कि जहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करना होता है, बाहर निकालना होता है, उस जगह पर ले जाकर के ये रुधिर छोड़ता है। तो इतनी सारी प्रोसेस को, इतनी सारी क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं या वहन कहते हैं। नहीं तो परिवहन तंत्र, अब यहाँ पर है कि परिवहन तंत्र कौन कौन से हैं। तो परिवहन तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे तुम्हारे रुधिर, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे धमनी, फिर शिरा, नहीं, उसके बाद अन्य कोशिकांग, छोटे छोटे कोशिका नलिका जो बना हुआ है सो, नहीं। तो परिवहन तंत्र के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसी में तुम लोग लिख लो परिवहन तंत्र। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले होगा रुधिर, दूसरा नंबर में हो जाएगा धमनी, तीसरा नंबर में हो जाएगा शिरा, चौथा नंबर में हो जाएगा कोशिकाएं। ये परिवहन तंत्र में आएंगे, ठीक है। और एक और हमको लिखना था यहाँ, हृदय, ये भी परिवहन तंत्र के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि रुधिर, अब रुधिर है क्या और रुधिर किसे कहते हैं, रुधिर के क्या कार्य हैं, रुधिर के प्रकार भी बताएंगे कि रुधिर जो है ना वो उसके भी विभिन्न प्रकार हैं। सभी मानवों, अगर मानव की बात करें तो सभी मानवों में एक जैसा रुधिर नहीं हो सकता है। रुधिर को जिन ग्रुपों में बांटा गया है ना, उन ग्रुपों को देखेंगे और किस प्रकार के लोगों में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है वो देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त कितना मात्रा में रहता है, एज के अनुसार उस चीज़ को हम बताएंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे कि रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, इसके क्या कार्य हैं। एक अलग प्रश्न हो जाएगा हमारा कि रुधिर क्या है
इसके क्या कार्य हैं। हम लोग आ गए रुधिर क्या है और रुधिर के कार्य। ठीक है, रुधिर है क्या? हमारे शरीर के अंदर या जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सभी के शरीर के अंदर गति करने वाले एकमात्र जो भाग है वो रुधिर है। जो बैठे रहो चाहे सोए रहो, काम करो चाहे तुम काम ना करो, वो क्या करता है कि अपने ही मुताबिक चलता ही रहता है, नहीं निरंतर चलता रहता है। जब उसका चलना रुक गया समझो कि उस प्राणी की जिंदगी समाप्त हो गया। रुधिर का वहन होना, तो रुधिर के वहन होने माने निरंतर गति करते रहने से इसके क्या कार्य है, माने इसका जो कार्य है वो गति जो करता है उसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है, क्यों गति करते रहता है हमारे शरीर में। सभी अंगों को कुछ ऐसे हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंगक हैं न, कुछ ऐसे भाग हैं नहीं जो ऐच्छिक क्रिया करवाते हैं, जैसे हाथ और पैर की क्रिया नहीं, वो ऐच्छिक क्रिया हो, जब चाहेंगे तब काम करेंगे, जब चाहेंगे तब काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक है, तुम चाह करके भी उसको नहीं रोक सकोगे, ठीक है, और तुम चाह करके भी उसको चला नहीं सकोगे। जैसे कि हृदय स्पंदन नहीं जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया हो गया, श्वसन की क्रिया हो गया, वो अनैच्छिक क्रिया। क्या तुम सांस को रोक के रख सकोगे? क्या रोक के रख लोगे? तुम 30 सेकंड रख लोगे, मैक्सिमम 1 मिनट रख सकोगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकोगे। और रखोगे तो क्या होगा, सीधे ऊपर का रास्ता हमको दिख जाएगा ना। ये होता है ना, सांस को रोकना एक निश्चित सीमा तक का ही काम है, तो वो भी समझो ना कि वो भी जो है वो तुम्हारा अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो रुधिर का जो परिवहन है ना, रुधिर का जो वहन है ना, जो हमारे शरीर के अंदर दौड़ लगाते रहता है, वो भी अनैच्छिक क्रिया है। अब भोजन का पाचन भी अनैच्छिक है। क्या करोगे कि आज हमको दिन भर खाना नहीं मिलेगा तो सुबह खा लेंगे, उसके बाद उसको धीरे धीरे पचाएंगे, धीरे धीरे पचाएंगे, तो क्या होगा, वो उसी तरह चलेगा क्या, नहीं अपने मुताबिक वो पचेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो रुधिर है क्या, कहता है कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक के विषय में हम लोग क्लास 9 में देखे थे नहीं, और विभिन्न प्रकार के ऊतकों को देखे थे ना, उसमें से एक तरल संयोजी ऊतक भी देखे थे। तो रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब ये तरल संयोजी ऊतक का रंग जो है वो विशेष प्रकार का प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन से बना हुआ है ना, हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद रहता है। एक लाल तरह का पदार्थ है ना हीमोग्लोबिन, उसी के चलते रुधिर लाल होता है। तो रुधिर के लिए लाल होता है। इसमें क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों, अनेक प्रकार के हार्मोन्स और गैसें, साथ में जल भी होगा। हम यहाँ जल नोट नहीं किए। जल को भी लेकर के ये क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, यानी वहन करता है। रुधिर का ये सबसे बड़ा परिचय यही हुआ। है क्या रुधिर को हम लोग आज जाने कि आखिर ये है क्या, नहीं तरल संयोजी ऊतक। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये सब पूछता है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। इसमें जो लाल वर्णक है उसको क्या, जैसे पौधों के पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट ने हरित लवण उसको बोलते हैं, ठीक है। और रुधिर में जो पाया जाता है लाल पदार्थ उसका नाम हीमोग्लोबिन है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है, ठीक है। तो कार्य इसका क्या है, सबसे पहले जो पोषक तत्वों तथा जल का परिवहन। पोषक तत्व जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के क्रम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिजों, ये सारी चीज़ों को लेते हैं नहीं, और ये सारे चीज़ जो है सो टूट करके नहीं, वो निम्नीकृत होकर के जो शरीर के उपयोगी पदार्थ जो बनता है, जैसे अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल है, ठीक है, ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट अम्ल बना लेता है ना। तो ये क्या करता है कि रुधिर उसको अपने साथ लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है, और साथ में जल भी रुधिर में मिला हुआ है, और जल का भी परिवहन होता है। तो पहला कार्य तो हमारा ये हो गया। ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर के ये हृदय में रुधिर ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजनित रुधिर बना लिया,
ठीक है। और ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ उसको ले जाकर के छोड़ देता है। ठीक है। फिर है कि CO2 का निष्कासन। अब हमारे शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेकर के तो आ गया, अब यहाँ ऊर्जा प्राप्त हुई। ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर रुधिर के साथ ही मिल करके जहाँ से उसको बाहर निकालना होता है उस जगह पर ले जाकर के छोड़ देता है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो गया, नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, निष्कासन हो गया ये। फिर है कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया हो गया या फॉलिक एसिड हो गया, या फॉलिक एसिड नहीं, और भी यूरिया और अन्य जो तरल पदार्थ है ना, जिसको निकालने की आवश्यकता होती है शरीर के बाहर, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है किसी भी कीमत पर, वो हानिकारक ही है, नहीं, तो रुधिर अपने साथ उसको ले जा करके बाहर निकालता है। ये उत्सर्जी पदार्थ है। जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सारे कुछ न कुछ उत्सर्जित करते हैं, नहीं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे प्लांट हो, नहीं, सभी में उत्सर्जन का काम, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और सारे लोग उत्सर्जन करते हैं। फिर है इस शरीर के तापमान का नियमन करता है। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों का शरीर अपने छू करके देखो, थोड़ा सा कुछ गर्म लगता है, या दूसरे के शरीर को टच करके देखो, थोड़ा गर्म जरूर लगता है, नहीं, तो गर्म लगता है मैंने हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं, कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में होता है ना। उससे ज़्यादा अगर हो तो फीवर कहलाया, उससे कम हो तो दिक्कत है, नहीं, तो उससे कम जब होता है तो कहता है लो ब्लड प्रेशर है, नहीं, ज़्यादा है तो उसको फीवर कहते हैं, फिर फीवर का दवा लेते हैं, नहीं। तो इस तरीके से तापमान का भी ये नियमन करता है रुधिर। ठीक है। पूरे शरीर के तापमान को ये नियंत्रित रखता है कि उतना ही मात्रा में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। रुधिर का वो काम है। अगला काम क्या है कि रोगों से रक्षा। विभिन्न प्रकार के रोग का नाम सुन करके आदमी का रोंगटा खड़ा हो जाता है। कौन किसको क्या रोग है, नहीं, वो समझ में नहीं आता है, ये रोग। ठीक है। और अगर हम अपना रुधिर को ठीक रखें, तंदुरुस्त रखें, तो कुछ ऐसे रोग हैं जो नहीं होंगे। ठीक है। अब ब्लड कैंसर का नाम सुना होगा, तो ब्लड कैंसर माने रुधिर में ही कैंसर हो गया। ठीक है। बड़ा डेंजर रोग है। अनेक प्रकार के रोग जो रुधिर से ही हमको रक्षा मिलता है, प्राप्त होता है। और वैसे भी कोई भी रोग का जांच जो है ना, वो ब्लड से करता है। मलेरिया का जांच करा तो खून लेगा, ठीक है। तुम्हारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया तो खून लेगा, तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया है तो खून से पता करेगा। मैंने सब तरह का बीमारी का जो जड़ है वो रुधिर है। जहाँ कोई बीमार हुआ तुरंत जांच करो, और जांच क्या करो? रुधिर लेकर के, नहीं, तो रुधिर को लिया और फिर उसको देखा कि उसमें क्या मैंने क्या करता है कि रुधिर में अगर वो सब अवयव सब ठीक ठाक है तो बीमारी नहीं, और अगर ठीक ठाक नहीं है तो बीमारी है उसमें। यही नहीं बात है। तो रक्षा करता है रोगों से। हार्मोन का परिवहन, ये हार्मोन है क्या? हार्मोन चैप्टर को लगता है इस बार हम लोग को हटा दिया है ना, नहीं पढ़ना है ना। नियंत्रण योग समन्वय नहीं पढ़ना है, उसी में देखना था विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और उसके कार्य। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और कार्य देखेंगे। जो स्वतः क्या होता है कि वो निष्कासित होता है अपने मूल जगह से और रुधिर में आकर के मिलता है और फिर विभिन्न जगहों पर जाता है, नहीं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, फिर जैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, जैसे पौधों में भी हार्मोन्स निकलता है। ये सारे हार्मोन्स और जीवों के जो हार्मोन्स है, प्राणियों के हार्मोन्स रुधिर के साथ मिलकर के
जगह जगह पर जाता है, माने उसका भी परिवहन करता है हार्मोन्स का। और एक अंतिम जो इसका है कि रुधिर का जमना। रुधिर में एक प्रकार के अवयव पाया जाता है जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, पट्टिकाणु नहीं, रुधिर को के जमने में ये मदद करता है। रुधिर का जमना वही है और हमारे लिए वो आवश्यक है। जब कभी भी अचानक हमारे शरीर के कोई भी अंग कट जाता है या दुर्घटनाग्रस्त बस वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। नहीं, रुधिर का स्राव शुरू होता है तो हम लोग उस जगह को क्या करते हैं कि दबाए रखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो रुधिर का निकलना बंद हो गया। नहीं भी दबाओगे ना तभी रुधिर का निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जब रुधिर निकलने लगता है तो वायुमंडल में आकर के उसके जो पट्टिकाणु है, प्लेटलेट्स है, वो जमने लगता है, माना वहाँ एक थक्का बन जाता है। कटे हुए स्थान पर और घायल स्थान पर जब एक थक्का बन जाता है तो रुधिर का स्राव रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रुधिर के कार्य। देखते हैं रुधिर के संघटक। नहीं, रुधिर के संघटक के पहले हम जरा बता दें कि मानव के शरीर में कितने मात्रा में रुधिर हो सकते हैं। ठीक है ना? क्या हो जल रहा है? याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, कम से कम इतना ख्याल तो करती है। देखते हैं रुधिर की मात्रा में, मैंने 1 kg अगर व्यक्ति का वजन 1 kg हो तो उसमें रुधिर की जो मात्रा होती है ना वो 85 ml। ठीक है, फिर से कंफर्म हो गया क्लियर। 85 ml होता है 1 kg व्यक्ति है। एक kg का कोई व्यक्ति होता नहीं है। 1 kg का होता है, 1 kg को होता है माँ के गर्भ में। ठीक है, वैसे जब वो बाहर निकलता है तो कम से कम 3 kg। अब 3 kg का रहता है उस समय उसके शरीर में कितना रुधिर रहता है, मात्रा यहीं से पता चल जाएगा ना कितना रहता है। अब 3 kg का एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी रहेगी कि 85 गुने 3, नहीं तो 5 या 15 और 8 या 24 और 25 ml। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, से भागा देंगे नहीं तो क्या हो जाएगा 0.255 kg। 1 किलो भी नहीं होता है, 250 ग्राम, मात्र 250 ग्राम। ठीक है, अब एक व्यक्ति का वजन 60 kg है। ठीक है, तो उसके शरीर में कितना रुधिर होगा 60 kg। तुम लोग का वजन कितना है पता करना है, 45 kg का भी निकाल के दिखा देते हैं भाई। एक व्यक्ति का वजन 60 kg जब है तो उसके शरीर में कितना रुधिर होगा। आपस में गुनगुनाओगे तो मेरा हो गया, पहले समझ कर लो। 0 का 0 85 होगा ना, मिस्टेक हो गया, वही तुम लोग बता रहे थे हमको, जो समझ नहीं आ रहा था। 6 × 5 = 30 और 6 × 8 = 48 और 3 कितना होगा 51 और 1 0 बढ़ा दो। ठीक है, कितना ml हो गया। अब इतना ml हो गया तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे ना तो कितना हो जाएगा 5.1 किलोग्राम, माने 5.1 माने 5 किलो और फिर 100 ग्राम है।
उतना रुधिर होता है 60 केजी जिसका वजन है। अब तुम लोग बोले कि मेरा वजन 45 केजी है, तब 45 केजी का आप निकाल सकते हो, किसी को भी बता सकते हो कि हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी है, वो तुमको चेक करके बता देगा मेडिकल में, जांच वाला में। तो 45 गुने 85, तो 45 को 85 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से 45, तो 5 25 25, बाकी 2 8 से 40 और 2 42, 5 और 20, 5 और 32 और 2 34, 5 2 8 3 3825 ml, तो केजी में होता है 3.825 केजी। और समझते कि कितना रुधिर है हमारे शरीर की कोशिका में? नहीं। तो एक चीज इसको चाहो तो तुम लोग नोट करके रख सकते हो साइड में, अपना जानकारी के लिए आ गया ना कि एक व्यक्ति के शरीर में कितना रुधिर रह सकता है। तो 1 केजी का हिसाब 45 ml, 1 केजी का हिसाब 45 ml, तो 3 केजी वाले का इतना, 7 केजी वाले का। क्लियर? ठीक। फिर हम उसके बाद हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और पट्टिकाओं पर। देखते हैं हम लोग ये रुधिर के जो संघटक है ना, एक हम लिखने के लिए भूल गए थे, इसको भी लिख लोगे, लिम्फ या लसिका। नहीं, ये भी तरल के ही संघटक, रक्त के ही संघटक, मतलब रक्त में ये भी पाया जाता है। ठीक है। एक है कि लाल रक्त कण, जिसको रेड ब्लड कॉर्पस्केल कहते हैं, RBC। नहीं, अगर लाल रक्त कोशिका होता तो रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। कण यहाँ लिख दिए ना, इसलिए कॉर्पस्केल लिखा हुआ है, RBC हो गया। नहीं, ये RBC यानी रेड ब्लड सेल, इसमें जो है ना वो लाल रंग के जो वर्णक पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन इसी में मौजूद होता है। और जान लो कि उभयावतल होता है, इसकी जो आकृति होता है वो उभयावतल। उभयावतल किसको बोलते हैं? दोनों अवतल के आकार का। दर्पण में नहीं बताते थे उभयावतल दर्पण, ठीक है, के आकार का होता है। मुख्य रूप से जान लो कि किसी भी मानव के शरीर में जो लाल पेन लिखते हैं, RBC की जो मात्रा होती है वो संख्या में लिखा जाता है, लीटर में नहीं या किलोग्राम में नहीं, संख्या में कितना होता है। एक व्यक्ति के, एक स्तनधारी प्राणी के शरीर में जो RBC होता है, लाल रक्त कण जो होते हैं, वो 5 × 10⁶ प्रति m³, ठीक है, घन मीटर है यह, मिलीमीटर के रूप में इतनी संख्या में होता है RBC। ठीक है, तो RBC की मात्रा उतना होता है। स्तनधारियों में जो RBC पाया जाता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, ये चीज जानने की बात है। अब उसके बाद आ गया श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण क्या है कि इसकी जो मात्रा होती है ना, वो हम गिनती करके रखे हुए हैं कि 5000 से 7000 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मिलीमीटर क्यूब के मात्रा में होता है WBC माने श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्केल। लाल रक्त कण माने हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है ना, तो उसमें एनीमिया नामक रोग होता है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि हीनता जन्य रोग के क्या कारण है, या हीमोग्लोबिन की कमी के क्या दुष्परिणाम है। नहीं, एनीमिया नामक रोग जो होता है ना, वो इसकी कमी से होता है। प्लेटलेट्स आ गया, पट्टिकाणु। रुधिर में पट्टिकाणु की मात्रा काफ़ी होता है। कितना होता है कि गिनती करो, 1.5 लाख 3 लाख प्रति mm³ के रूप में होता है।
ठीक है। तो और अब रह गया तुम्हारा लिम्फ यानी लसिका। लसिका जो है ना वो रुधिर में एक पीला रंग का पदार्थ पाया जाता, तरल पदार्थ पाया जाता है, वो है लसिका। तो सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। इसके विषय में और डिटेल जब तुम आईएससी में बायोलॉजी रखोगे ना उसमें पता चलेगा। थोड़ा बहुत यहाँ परिचय करा दिया हम लोगों ने, इसीलिए हम तुम लोग को भी इतना दे दिए हैं। मात्रा यही होता है श्वेत रक्त कण वगैरह का, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। और ये श्वेत रक्त कण आखिर पाया, ये तो हम लोग जानते हैं कि रुधिर में पाया जाता है, लेकिन ये श्वेत रक्त कण कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। हम लोग उसको देखेंगे, अभी यहाँ काटेंगे हथेली ना तो रुधिर निकलेगा तो वो लाल निकलेगा, उसमें आरबीसी रहेगा, डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार का तरल है जो कि कहाँ पर रहेगा? अस्थि मज्जा में रहता है। अस्थि मज्जा में जो हड्डी है ना, हड्डी के बीच जो गैप जगह बना हुआ है अंदर, ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ रहता है। नहीं, प्लेटलेट्स हम लोग जान ही रही है कि प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और एक और चीज़ आ गया लसिका, इसको नोट कर लो। तो ये रुधिर के संगठक हो गए। अब यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे ना कि परिवहन तंत्र जो बताए थे ना, उसमें से धमनी और शिरा जो बोले थे ना, अब धमनी और शिरा किसे कहते हैं उसको हम लिख लेंगे।